नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, कला शिक्षा का जो हमारा पेपर चल रहा है उसकी यूनिट नंबर आपकी सेकंड है, कला शिक्षण के उद्देश्य और कला शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। ठीक है ना। तो आज की इस यूनिट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बात करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है। और इस टेलीग्राम से जुड़ने का माध्यम ये है कि साथियों, आप लोग रेट की क्लासों के लिए आप लोग तैयार रहेंगे और आने वाले आपके एग्ज़ाम के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही आपको रेट की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कला शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक विकास करना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सृजनशीलता को विकसित करने के लिए आवश्यक विधि कौन सी है? तो मुक्त अभिव्यक्ति विधि है, जिसके बारे में हम नीचे आगे चर्चा भी करेंगे कि मुक्त अभिव्यक्ति विधि किसे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कीड़म कांटे की अवस्था। कीड़म कांटे की अवस्था साथियों प्राय किस उम्र के बच्चों में पाई जाती है? तो उम्र कितनी है कीड़म कांटे की अवस्था? याद रखना आप लोग, 2 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के मध्य में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। विखेरन की अवस्था में, विखेरन अवस्था में बालक कैसी रेखाएं खींचता है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलिज्म, यानी वास्तविक परिचय काल में बच्चे की उम्र प्राय कितनी होती है? आंसर होगा आपका 8 से 9 वर्ष के बीच में। 8 से लेकर 9 वर्ष में जो उम्र होती है वो रियलिज्म उम्र कहलाती है, यानी वास्तविक परिचय काल कहलाता है बच्चे का। बाल कला विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? यानी बाल कला विकास की प्रथम अवस्था है साथियों विरेखन की अवस्था बोलते हैं इसको, विरेखन की अवस्था है। बालक के चित्र विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, और यही हमारी 4 अवस्थाएं मान लो आप लोग, जैसे चाक्षुष यथार्थ अवस्था, विरेखन की अवस्था, दमन अवस्था और वर्णात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जिनकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। अब हम आते हैं थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ, यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हमारे कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले तो हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए आप लोग, जिस पर आपको 20 मॉडल पेपर दिए गए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज राजस्थान के अंदर इन मॉडल पेपरों को धुआंधार तरीके से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अगर रट के चले जाएंगे ना, तो आपका बहुत कुछ स्कोर रहेगा। ठीक है ना। तो कला शिक्षण के उद्देश्य आपको बताने हैं। तो पहला उद्देश्य है कला शिक्षा का कि कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव और बंधुत्व भाव को जगाना और सृजन की ओर उन्मुख करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य कि कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना एवं मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, ये कला शिक्षा के उद्देश्य हैं। आप लोग याद रखेंगे सभी के सब। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा है, देखिए कला सिखाने का तात्पर्य क्या है, यानी कला सिखाना से मतलब क्या है आपका? तो इसका तात्पर्य है केवल हाथ के काम में दक्षता हासिल करना ही नहीं होता, अपितु कला शिक्षा के पीछे व्यक्ति का चरित्र निर्माण, उसके सामाजिक बोध एवं सौंदर्य बोध का विकास होना क्या कहलाता है? कला सिखाने का उद्देश्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कला शिक्षा क्यों आवश्यक है, कला शिक्षण क्यों आवश्यक है, कला शिक्षा क्यों सिखाई जाती है बच्चों को? तो ये इसलिए सिखाई जाती है ताकि दैनिक जीवन में कला सौंदर्य के लिए, भारतीय जीवन में कला बोध हेतु, वस्तुओं के निर्माण में सौंदर्य बोध हेतु, प्रकृति से परिचय व बंधुत्व हेतु और सचेतता के लिए, इसलिए कला शिक्षा करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई भी संस्कृति या सभ्यता उच्च कोटि की थी अथवा नहीं, इस उपरोक्त कथन किस पर आधार कहा जाता है? यानी उपरोक्त कथन किस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता उच्च कोटि की होती है अथवा नहीं होती है? देखेंगे आप लोग, कोई भी संस्कृति या सभ्यता उच्च कोटि की थी अथवा नहीं, इस उपरोक्त कथन जो है ये पुरातत्व विभाग द्वारा खोजकर निकाली गई वस्तुओं के आधार पर कहा जाता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, मुक्त अभिव्यक्ति की परिभाषा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा मुक्त अभिव्यक्ति तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत शिल्पेर षडंग, भारत शिल्पेर षडंग में किन किन अंगों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए। आचार्य अवींद्रनाथ टैगोर, आचार्य अवींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक में 6 अंगों का उल्लेख किया गया है।
और वो 6 अंग आपको याद रखने। पहला है रूपवेदा, दूसरा है प्रमाणानी, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्यम और छठवां है वर्णिका भंग। तो ये भारत शिल्प मंदिर में 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? आचार्य अविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये देखेंगे आप लोग। बालक के चित्र विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो आप लोग 4 अवस्थाओं का ध्यान रखना है साथियों। पहली अवस्था है कीरम कांटे की अवस्था, जिसको हम बिरेखन की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था है प्रतीक काल की अवस्था। तीसरी अवस्था है रियलिज्म यानी वास्तविक परिचय काल की अवस्था। और चौथी है हमारी किशोर अवस्था। ये बालक के चित्र विकास की 4 अवस्था है दोस्तों, याद रख के ज़रूर जाना है, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, देखेंगे आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। प्रतीक क्या है और कला में उनका क्या स्थान है? तो प्रतीक का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या संकेत। किसी भी चित्र या मूर्ति का आकार बनाने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। प्रतीक का कला में महत्वपूर्ण स्थान है। यह कला के विकास के लिए बहुत जरूरी है। चित्र, मूर्ति, संगीत या किसी भी कला के निर्माण में प्रतीकों का उपयोग होता है। किसी भी कला या उसके इतिहास को हम प्रतीकों के माध्यम से ही जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलात्मक लीला, ठीक है ना, यानी एस्थेटिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? क्या तात्पर्य है कलात्मक लीला से? बच्चों के स्वाभाविक चित्र कैसे होते हैं? यह तब देखने को मिलता है जबकि बच्चे चित्र अपने लिए बना रहे हों, किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हो। अब उनके अंदर की चीज़ प्रकट होती है और वह उनके लिए एक कलात्मक लीला होती है। उसके निर्माण का कारण खेल होता है, नकल की प्रवृत्ति नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अब आते हमारे लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन यही है कि कला शिक्षा क्या है, और ये आप जस्ट पहली यूनिट में भी पढ़ चुके होंगे साथियों। अब कला शिक्षा का अर्थ यानी संकल्पना, यानी क्या है? ये प्रश्न वही है, एक ही बात है। कला शिक्षा सीखने का प्रारंभिक क्षेत्र है जो सौंदर्य शास्त्र के अनुभवों को शिक्षण में ढूंढता है। कला विचारों का प्रकटीकरण है जो मानवीय कल्पना, कौशलों एवं नवाचारों में सृजित होता है। कहा जाता है कि संगीत भावनाओं की आवाज़ है। यही तथ्य कला के अन्य रूपों पर भी लागू होता है। संवेदनाएं एक प्रकार से स्वयं की खोज है। ड्राइंग मस्तिष्क की आंतरिक परतों को खोलता है। मूर्तिकला आंतरिक स्व का दर्पण है जो मूर्तियों में प्रकट होता है। इसे ही हम कला शिक्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कला शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु उनके चरित्र, उनके सामाजिक बोध, सौंदर्य बोध का विकास करना होता है। कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव, बंधुत्व भाव जगाना और सृजन की ओर उनको उन्मुख करना, ये भी कला शिक्षा का एक उद्देश्य है। कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सौंदर्यपरक संवेदनशीलता और मौलिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट आगे इसका उद्देश्य है कला के क्षेत्र में अन्वेषण करने हेतु प्रेरित करना, यानी कि खोज करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, सृजन हेतु प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। कला के माध्यम से स्वयं एवं दुनिया को समझने की क्षमता का विकास करना और अवकाश के समय का सदुपयोग करना, ये सब क्या है? कला शिक्षण के उद्देश्य है, ठीक है भैया। तो सब याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है? प्रारंभिक जो स्तर होता है ना, कक्षा 1 से 5वीं तक या शुरुआती जो स्टेज होती है, उस पर कला शिक्षा का क्या महत्व है? कला शिक्षा बच्चों को संरचित पाठों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देता है। इसमें गलती होने का बिल्कुल भी भय नहीं है। यहाँ उन्हें बिना भयभीत हुए इधर उधर के काम करने की स्वीकृति होती है। कला शिक्षा स्वविश्लेषण, सम्मान, स्वसम्मान और स्व अनुशासन के स्तर को भी बढ़ाता है। यह व्यावहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को भी सुसाध्य बनाता है। सभी योग्यताओं, रंग और लिंग के लोग
कला कार्य से जुड़े हैं। कला जाति, मत, धर्म और राज्य, राष्ट्र, भाषा की सीमाओं से परे होता है, यानी मुक्त होता है, कोई संबंध नहीं होता इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जरूर जाएं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, मुक्त अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। आ गया प्रश्न, मुक्त अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, समझाइए। कला मन की भावनाओं, कला मन की कल्पनाओं की रेखांकित अभिव्यक्ति है। कला शिक्षक जब श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर या रेखांकन करके जो कार्य छात्रों को देता है, वे उसका अनुसरण करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं। लगातार अभ्यास करने पर बालक के मन में कला के प्रति रुझान पैदा होता है और वह अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। बालक जब अपनी कल्पना में कोई भी चित्र या मूर्ति बनाता है, यही उसकी मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है, क्योंकि इस प्रकार के चित्रांकन में बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। वह अपनी कल्पना से प्राकृतिक दृश्य बनाता है, पशु पक्षियों के चित्र बनाता है तथा अपने साथियों की आकृतियाँ भी बनाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह कुशल कलाकार बन जाता है। तो ये कहलाती है अपनी मुक्त अभिव्यक्ति। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। क्या प्रश्न आपको याद रखना है, देखिए। चित्र बनाने के लिए विषय वस्तु के चयन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है भाई, तो शिक्षक की भूमिका आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा जी, बाल कला के विकास से आप क्या समझते हैं। बाल कला के विकास से आप क्या समझते हैं। बाल कला का विकास उसकी आयु, उसके अनुभव के अनुसार क्रम से चरणबद्ध तरीके से होता है। समय अनुसार बालक की अभिव्यक्ति सशक्त होती जाती है। उसकी कला में सृजनात्मकता, सस्तता, वास्तविकता, कल्पना, निरीक्षण आदि की झलक दिखाई देती है। बालक की 2 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था में कला संबंधी अनेक अवस्थाओं का सृजन होता है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहली अवस्था होती है 2 से लेकर के 3 वर्ष तक की। दूसरी अवस्था होती है 4 से 5 वर्ष तक की। तीसरी अवस्था होती है 5 से 6 वर्ष तक की। चौथी अवस्था होती है वर्णनात्मक प्रतीकवाद अवस्था, 6 से 7 वर्ष। आठवीं होती है वर्णनात्मक यथार्थवाद अवस्था, 8 से 9 वर्ष। छठवीं होती है चाक्षुष यथार्थवाद अवस्था, 8 से 10 से 11 वर्ष। और सातवीं है अपनी दमन अवस्था, 12 से 15 वर्ष के बीच। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वर्तमान समय में बच्चों के लिए कला शिक्षक क्यों आवश्यक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है, कला शिक्षण विधियों के चयन के समय ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख करना है। तो पहला आपको ध्यान रखनी है बात कि भाई चयन किस तरीके से बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। पहला है कि वही शिक्षण विधि उपयोगी है जो बच्चों को या बालकों की यथार्थ आयु, आवश्यकता और रुचि के अनुसार हो। अर्थात शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और ये विधि प्रत्येक स्तर के छात्र पर लागू कभी नहीं होती, स्तर के अनुसार होनी चाहिए वो। जो विधियां शिक्षण क्षेत्र में बालक को क्रियाशील बनाए रखती हैं, वे ही अधिक उपयोगी मानी जाती हैं। अतः शिक्षण विधि बालकों के लिए क्रियात्मकता के अवसर प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन को ध्यान रखना है कि शिक्षण विधि बालकों की मूल प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर देती हैं और वो उपयोगी भी होती है। कला शिक्षण में बालक को स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारित शैली के आधार पर कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट और विकसित कर देता है। नेक्स्ट अपन को ध्यान रखना है कि शिक्षण विधि वही उपयोगी मानी जाती है जिसमें बच्चों को पर्याप्त कार्य अभ्यास करने का अवसर दिया जाए। हमें ध्यान देना होगा कि वही शिक्षण विधि उपयोग में लाएं जो बच्चों को अभ्यास कार्य करने के अवसर प्रदान करें। ठीक है, और पांचवा जो हमारे को ध्यान रखना है वो है कि ऐसी शिक्षण विधि का हमको उपयोग करना चाहिए जिसमें शिक्षक का बालक के साथ अधिक से अधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सके। जो विधि निर्धारित उद्देश्य और ध्येय को पूरा करने में पूरी सहायक सिद्ध होती है। और वही विधि उत्तम मानी जाती है जिसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के उनको शिक्षण दिया जाता है। पूर्व ज्ञान पर आश्रित शिक्षण विधि का अधिक उपयोग होना उचित माना जाता है। बालक उस ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के बल पर
ग्रहण करने में शीघ्र सफल होता है। तो इस तरीके से आप लोग इन ऑल क्वेश्चंस आपको मैंने, हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको जिक्र नहीं करूंगा, निबंधात्मक क्वेश्चनों को मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन पे बताया है, वो आप लोग टच करके वहाँ पर जाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।